नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ अफसरनामा में अखिल भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के एक युवा ऑफिसर हैं, जिनका अब तक का करियर बहुत ही बेहतरीन रहा है। और अलग अलग जगह जहां उनकी पोस्टिंग रही है, चाहे शुरुआती तौर की हम बात करें या फिर हम बात करें बाद के पड़ावों की, 2011 बैच के मध्य प्रदेश काडर के वो आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर मैं उनकी वर्तमान पोस्टिंग की बात करूं तो वो जबलपुर के पुलिस कप्तान और एसपी का दायित्व जबलपुर में निभा रहे हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं आदित्य प्रताप सिंह जी, जो जबलपुर के एसपी हैं वर्तमान में और 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश काडर के। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम अफसरनामा में। जी जी, थैंक यू। इस कार्यक्रम में आदित्य जी, हम लोग टाइम मशीन का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, तो हम लोग कुछ फॉलो करते हैं उसको। टाइम मशीन तो हमारे पास नहीं है कि जिसमें मैं आपको बिठाऊं और आपके साथ साथ मैं भी बैठ जाऊं यहाँ से और मैं भी चला जाऊं अतीत में और देखूं कि 13-14 या किशोर अवस्था की दहलीज पर खड़े आदित्य प्रताप जी के सपने क्या हैं राजस्थान में, जहां वो अलवर से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। वहां वो क्या सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ने के बारे में उनके सपने हैं। लेकिन मैं आपको कुछ उसी सोच के साथ टाइम मशीन में बिठा कर ले जा रहा हूं राजस्थान। और एक किशोर आदित्य क्या सोच रहे हैं, कैसे उनके सपने हैं, ज़रा याद करेंगे आप स्कूल के अपने दिनों को, तो क्या जहन में क्या ख्यालात उमड़ते घुमड़ते हैं आपके? देखिए, ये तो बड़ा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन एज जी। एज अ स्कूल स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई की बात करेंगे तो या स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो मेरी जो स्कूलिंग है वो चिनार स्कूल अलवर से हुई है। और हमारा स्कूल हम्म। मतलब मुझे लगता है कि मेरी स्किल डेवलपमेंट में, मेरी अपब्रिंगिंग में मेरी स्कूलिंग का बहुत बड़ा रोल है। और जी। हम लोग हम लोग मैं गांव में पैदा हुआ था, लेकिन फादर हमारे अलवर में काम करते थे और उस समय जो भी मीन्स थे उसके अनुसार उन्होंने बेस्ट ट्राई करके अलवर के सबसे अच्छे स्कूल में हमको पढ़ाया। और हमारा जो स्कूल था वहाँ पर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, को करिकुलर्स और पढ़ाई, सब चीज़ का एक अच्छा बैलेंस था। तो हम लोग हम्म। बचपन से ही फुटबॉल का मैं बहुत मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड था और आई वाज अ गुड प्लेयर। फुटबॉल, स्क्वॉश, जी। वॉलीबॉल, क्रिकेट। और हमारे स्कूल में और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते थे। उसके अलावा हमारे स्कूल में म्यूज़िक का बहुत चलन था और हमारे स्कूल में एक बैंड हुआ करता था। तो हम हर तरह के जैसे मैं पर्सनली स्कूलिंग के ही दौरान हमने चाहे वो सिंथेसाइज़र बजाना हो, चाहे तबला बजाना हो, ड्रम्स बजाना हो, गिटार हो, तो बहुत सारे चीज़ों का एक्सपोजर वहीं स्कूल लाइफ में एक बहुत अच्छा मिला। और हम्म। हमारे ट्रैकिंग और एलोक्यूशंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से मुझे लगता है कि जो एक किसी भी बच्चे का जो स्किल डेवलपमेंट होता है और ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो मुझे स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा मिला। और आई थैंक माय पेरेंट्स एंड मुझे लगता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया उस स्कूल में भेजने का और फिर स्कूल का जो कल्चर था वो बहुत ही एक्सेप्शनल था, जिसके कारण मुझे लगता है कि लाइफ में आगे मुझे हमेशा बहुत एडवांटेज रही। जैसा मुझे पता चला है कि आपके पिताजी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे, यानी औषधि जो मेडिसिन्स होती हैं उनकी एक मार्केटिंग की चेन से वो जुड़े रहे, और मदर आपकी टीचर रही। तो बचपन में घर का माहौल एक बड़ा मिक्स्ड एटमॉस्फेयर था कि आप ढेर सारी दवाओं के नाम सुनते होंगे, उनकी मार्केटिंग की चेन के बारे में सुनते होंगे। और उधर मदर जो हैं वो चूँकि स्कूल टीचर रहीं, तो एक पढ़ाई लिखाई का भी माहौल रहा। तो कभी कुछ ऐसा भी रहा कि पेरेंट्स ने अपनी सोच आपके ऊपर थोपी हो या इम्पोज की हो, या फिर आपका मन नहीं हुआ? जैसे घर में जब इस तरह का माहौल था तो आप एमबीबीएस की तरफ, मेडिकल की तरफ जाने के लिए भी सोच सकते थे।
नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे फादर ने 77 में एसएसबी क्लियर किया था और वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए थे। फिर उन्होंने ओह जी 85 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। तो हमारे जी घर में बचपन से ही सिविल सर्विस या आर्मी में जाने का माहौल था। और हम्म हमारे घर में एक ऐसा थोड़ा सा माहौल था कि शाम को खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले हम सब लोग, हमारे फादर मदर सब बैठते थे और हम सिर्फ बात करते थे कि आज दिन में क्या रहा। तो हमारे फादर बहुत सारी चीज़ें बताते थे, एंड बिकॉज वो सिविल सर्विसेज दिए थे उस समय, 85 का इंटरव्यू दिए थे। तो हम्म वो बहुत सारे हमारे जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उसमें उन्होंने हमारी स्कूलिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हिंदू उस हम्म समय अलवर में 2 दिन बाद आता था, लेकिन हमारे घर में हम्म इंग्लिश न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय 1 दिन बाद या शाम को आता था, और हिंदू 2 दिन बाद आता था, लेकिन हमारे घर में हिंदू ही प्रिस्क्राइब होता था। तो क्लास 4-5 हम्म से ही हम हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और पहले वो हिंदी का, जैसे आज की जो डेट है उसको 2 दिन बाद का पेपर, आप 2 दिन पहले का आप पेपर पढ़ रहे होते हो इंग्लिश का। तो हम्म। ऐसा शुरुआत में सब चीज़ें रही, बट ही वॉज ऑलवेज इनटू दीज थिंग्स कि सिविल सर्विस करो या गेट इनटू सम यूनिफॉर्म सर्विस, ये उनका बड़ा शुरुआत से ही मतलब कहना था। और मैं 12th तक मेरे पास साइंस थी। साइंस के बाद मुझे हमेशा क्लियर था कि साइंस के बाद मुझे आर्ट्स लेनी है कॉलेज में, और फिर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो उन्होंने हमेशा, पेरेंट्स ने, मदर ने, फादर ने, सभी ने हमेशा मोटिवेट किया। और हम दोनों भाई जो है हमेशा, हमने सिविल सर्विस की दोनों ने तैयारी की, और मतलब हम्म। हम दोनों जहाँ जहाँ हमें पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए। तो आपके ब्रदर भी सिविल सर्विसेज से ही निकले हुए किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं? नहीं नहीं, मेरे भाई जो है वो उन्होंने तैयारी की, उसके बाद उन्होंने प्राइवेट जॉब की, और अभी हाँ, ही इज़ वर्किंग इन द नेशनल बुक ट्रस्ट, अभी उसमें वो काम कर रहा है। कई बार हमारा सपना जब सच्चाई की ज़मीन पर आता है और हम उसे सच बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो कई बार बहुत इनिशियल लेवल पे हमें कुछ चोट भी लगती है, हमें कुछ अपनी तैयारी में कमज़ोरी मालूम पड़ती है। हमें ये समझ में आता है कि इट इज़ नॉट अ केक वॉक, ये बड़ी आसान चीज़ नहीं है कि बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगी, और इस दौरान थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी डगमगाता है, हिलता है, और अपनी गलतियों को समझकर फिर हम अपने को दुरुस्त भी करते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? ऐसा ही रहा या इससे कुछ अलग रहा? आपका कहना बिल्कुल सही है। और ईदर यू सक्सीड और यू लर्न, मतलब या तो आप सफल हो जाते हैं या फिर हम्म, आप कुछ सीख जाते हैं हर एक्सपीरियंस से। सीख जाते हैं। मैं वेरी ट्रू सर। मैं स्पोर्ट्स में था, स्कूल में, कॉलेज में। तो बहुत बार आपका दिन आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिन आपको सबसे बड़ी हार मिलती है। मैं एनडीए की एसएसबी 2004 में दिया था, और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ था। ऐसे ही जब मैं यूपीएससी की हम्म तैयारी करने लगा तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड, लेकिन मेरे 2 सीरियस अटेम्प्ट रहे। पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ, और सेकंड फिर मेरा जो दूसरा, जब मैंने मेंस लिखा तो इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फेलियर तो हम्म हर स्टेज पे। और इसके अलावा मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें ओवरवेट होने के कारण मेरा में नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे फेलियर्स हैं जो हम्म टाइम टू टाइम कन्फ्रंट करते हैं। और मुझे लगता है कि हम्म जब आप ये सब फेलियर्स आते हैं तो उतना ही फिर कई बार आपकी डेस्टिनी में और बेटर चीज़ें लिखी होती हैं, इसलिए वो फेलियर आपके सामने उस समय आता है। एंड दीज आर नॉट फेलियर्स, दीज आर जस्ट फॉल्स। आप एक बार गिरते हैं, फिर आप उठ के फिर कहीं आगे बढ़ जाते हैं। लाइफ में ऐसे ही चलता है, और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी फेलियर्स हैं मैंने उनसे हमेशा सीखा, और नेक्स्ट टाइम आई वॉज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आई वॉज़ बेटर प्रिपेयर्ड, ताकि जो नेक्स्ट जो स्टेज है मैं उसको पार कर पाऊँ। आपका तीसरा अटेम्प्ट था, ये जब कामयाबी आपको मिली, तो इसके पहले का जो आपने बताया कि चाहे वो एनडीए का हो मामला या असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में ओवरवेट हो गए थे आप, इसलिए नहीं हो पाया, तो उस समय जब निराशा से आप लड़े,
तो उसमें आपने किसकी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट देखी, खुद अपनी, दोस्तों की, परिवार की? क्योंकि ये भी एक बड़ा एरिया रहता है, कई बार ताने घर से आते हैं तो मन टूट जाता है, कई बार हमारा फ्रेंड सर्किल ऐसा रहता है कि हम इतना डर जाते हैं अपने दोस्तों से ही कि वो सब मजाक उड़ाएंगे, उनमें कोई शायद उस लेवल के दोस्त हम नहीं बना पाते हैं, हमारे दोस्त सब वही रहते हैं जो हमारे सक्सेस के साथी हैं, फेलियर के नहीं हैं। तो आपका अनुभव इसमें क्या रहा और क्या आप यंगस्टर्स से क्या कहेंगे कि किस तरह से, अगर मान लीजिए ईश्वर ना करे कई बार पेरेंट्स भी व्यंग कसें, दोस्त भी व्यंग कसे, सोसाइटी भी कसे, तो खुद की मजबूती कैसी होनी चाहिए? देखिए क्या है कि व्यंग कसने वाले तो थोड़े बहुत तो रहेंगे ही सिस्टम में। मतलब जब आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी या लाइफ में कभी आप फेल होंगे तो कुछ लोग तो व्यंग कसेंगे ही, और उसके लिए किसी भी व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। और रही बात, मुझे लगता है कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि मेरे पेरेंट्स, मुझे अभी भी याद है कि मेरा जब फर्स्ट टाइम मेंस नहीं हुआ था तो मेरे पेरेंट्स ने कॉल किया तो मेरी मदर बोली कि बेटा देख, जब तक तू असफल है तब तक हम तेरे साथ हैं, हम सफल होने के बाद हम हो नहीं हो, दैट इज़ वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। और मेरे फादर ने बोला कि मैंने अभी 5,000 रुपये डलवाए हैं अकाउंट में, आज इतनी बढ़िया पार्टी करो कि लगे ही नहीं कि ये एक फेलियर का दिन है। तो क्या बात है, वाह। तो ऐसे बहुत सारे जंक्चर्स रहे लाइफ में, और फिर मैं ब्लेस्ड था कि मेरे भाई, ही वॉज प्रिपेयरिंग विद मी, तो हम लोग साथ में वो उस समय ही वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, तो मेरे भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त थे दिल्ली में। मेरा रूममेट विक्रम, मेरा दोस्त गौरव, हमारा एक ग्रुप था दिल्ली में जो हम सब लोग एक साथ रहते थे। और हम लोग मैं सिर्फ इकलौता व्यक्ति था उस पूरे ग्रुप में जो उस समय प्रिपेयर कर रहा था, मैं और एक मेरा दोस्त गौरव है। उसके अलावा सब लोग प्राइवेट जॉब्स और सब अलग कर रहे थे, परंतु इट वाज अ वेरी गुड सपोर्ट ग्रुप कि जब हम अपनी प्रिपरेशन के अलावा, वो हमसे कोई यूपीएससी की बात नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ शाम को हमारा फुटबॉल खेलना, संडे के दिन दोस्तों के साथ जो है समय बिताना, मतलब जो हमारे ब्रेक का टाइम होता था वो इतना एब्सोल्यूट होता था कि जब उस ब्रेक से हम वापस आते थे तो मुझे कभी भी ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे कहीं बाहर जाना है या कहीं और टाइम वेस्ट करना है। तो मेरा फोकस का एक प्रिपरेशन के समय फोकस का एक बहुत बड़ा कारण जो मेरा ग्रुप था वो भी रहा कि जो सैटरडे, जो संडेज़ रहते थे, जो भी ब्रेक डे रहता था, ब्रेक डे उन लोगों के साथ बहुत अच्छा निकलने के कारण मैं अपनी पढ़ाई पे अच्छा फोकस, हमेशा सपोर्ट करते थे कि हर रोज़ कहना कि तेरा तो हो ही जाएगा, तू तो कर ही लेगा। इस तरह के जो ऐसा जब सपोर्ट ग्रुप रहता है तो फिर व्यक्ति को लगता है कि ये तो मैं कर ही लूँगा। और साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो मुझे मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मतलब मेरा जो ये स्ट्रगल जिसको लोग टाइम कहते हैं वो बड़ा ही इंजॉयबल था। मैंने हार्ड वर्क किया, वो समय ऐसा रहता भी है कि टफ भी होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली विद द सपोर्ट ग्रुप आई हैड, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम आउट ऑफ द गेम। मेरे को हमेशा था कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने हमें बताई कि ब्रेक के बाद जब आप लौटते थे तो बड़े ताज़ा दम होते थे आप। तो कितना ब्रेक लेते थे आप? क्या सैटरडे और संडे एक सप्ताह में 5 दिन पढ़ाई के बड़े इंटेंस टाइम होता था और 2 दिन जैसे वीकेंड्स के होते हैं उसमें आप फुटबॉल या अपनी पसंद के काम करते नहीं, थे? हम लोग एक्चुअली क्या है, मैंने जो 4 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन किया, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में मैंने जो प्रिपरेशन में बैलेंस नहीं रखा था। मैं फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में मैं पूरा समय सिर्फ पढ़ता था और उसके अलावा मैंने मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। बट फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि अपनी हेल्थ को भी फोकस करना पड़ेगा और एक बैलेंस्ड जो है एक रूटीन बनाना पड़ेगा। फिर जो बाकी 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन थे उसमें मैंने एवरी डे हम लोग शाम को 45 मिनट्स टू 1 आवर हम लोग फुटबॉल खेलते थे। हमारे जहाँ हमारा रूम था उसके पीछे एक पार्क था, वो
रूटीन था जो हमने पूरे प्रिपरेशन के टाइम फॉलो किया। और मेरा भाई उस समय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो उसका जो वीकेंड होता था उसका कई बार ट्यूसडे को होता था, कभी उसकी शिफ्ट होती थी तो फ्राइडे को होता था। तो जो भी उसका वीकेंड होता था और हमारे बाकी रूममेट्स का रहता, तो एक दिन हम डिसाइड करके एक दिन हम पूरा ब्रेक लेते थे। उसमें हम चाहे खेलना हो, मूवीज़ देखना हो, और दोस्तों के साथ बैठ के गप मारने हो, वो फिर ऑलमोस्ट लाइक 18 to 20 आवर्स हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ एक दिन पूरा फ्री ब्रेक करके और फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करते। लेकिन जो बाकी 6 दिन रहते थे, वो 6 दिन में मतलब मुझे याद नहीं कि पढ़ाई के अलावा और वो जो एक एवरीडे जो एक्सरसाइज थी, उसके अलावा मुझे लगता है मैं घर पे 5-10 मिनट जो फ़ोन पे बात करता था, उसके अलावा मतलब फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता था फॉर द नेक्स्ट 5-6 डेज़। जहाँ तक मैंने आपके बारे में जो स्टडी किया है, तो दिल्ली में ही आपकी मित्रता उनसे हुई जो अब आपकी जीवन संगिनी है। तो थोड़ा सा ये भी जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय होता है, और जिसको हम कहते हैं कि जो भारतीय सनातन परंपरा में मान्य होता है कि आप पूर्ण होते हैं। कैसे याद करते हैं आप अपने हंसराज कॉलेज के उन दिनों को जहां आपकी मुलाकात उनसे हुई जो अब आपकी जीवन संगिनी है? हम लोग एक्चुअली क्या, फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट एंड तक तो हम मिले नहीं थे, क्योंकि हम लोग अलग अलग कोर्स में थे। वो बीकॉम ऑनर्स में थी और मैं बीए में था। और उसके बाद मेरी कज़न की फ्रेंड की रूममेट थी, तो फिर हम लोग एक ही ग्रुप में थे फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 ईयर्स। फिर हमारा कॉलेज जब कंप्लीशन पे आया, तो फिर हम मतलब एज फ्रेंड्स हमारी जो है बात हुई। एंड उसके बाद उन्होंने कैट के लिए प्रिपेयर किया, देन वो अपने घर चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने हैदराबाद से एमबीए किया 2 साल, फिर बॉम्बे में जॉब किया। तो फिर हम लोगों की फ़ोन पे बात हुई और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वेर एवर लाइफ टेक्स अस, हम लोग हमारा कमिटमेंट है। उसके बाद फिर बेसिकली जब मैं तैयारी कर रहा था, हम वी वर लाइक कमिटेड कि जो है हम लोग अपने फील्ड में मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है शादी कर पाएँ। और फॉर्चुनेटली मतलब एट द राइट टाइम और एक राइट समय पे मेरा सिलेक्शन हो गया। शी वॉज ऑलरेडी वर्किंग। तो फिर हमारे पेरेंट्स से जो है दोनों पेरेंट्स से बात हुई और उनका कंसेंट हुआ और फिर चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई। इस सर्विस में बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मैं मिस्टीक जादुई चीज़ें भी कहूँगा कि आपके पास एक जादू की छड़ी ये होती है जो तंत्र आपको वो छड़ी देता है, और बहुत गहरी संवेदना के साथ सिस्टम आपको वो छड़ी देता है कि आप लोगों की पीड़ा को दूर कर सकें। एक आईपीएस अधिकारी के पास ये मौका और होता है, क्योंकि उसके पास ऐसे लोगों का हुजूम होता है जिनके साथ किसी न किसी रूप में अपराध से, पीड़ा से, संत्रास से, ब्लैकमेलिंग से या हथियाने से या तमाम तरह की चीज़ों से जहां मनुष्य पीड़ित होता है, ऐसे मौके आते हैं। तो यहां आने के बाद आपने इस भाव को कई बार महसूस किया होगा, थोड़ा इस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर चाहूँगा। नहीं, देखिए, आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है। और अब इस सर्विस में मुझे भी 13 साल हो गए हैं। जी। और मेरा ये मानना है कि एज एन इंडिविजुअल जब आप एज अ पुलिस ऑफिसर सर्व करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटी से इंटरेक्ट करते हैं। आपको हर तरह के लोग एवरी डे, आप रोज़ करीब 100-125 आदमी से तो आपको मिलना ही है। और इतनी सारी सिचुएशंस में कई बार आप सिचुएशंस में रहते हैं, तब आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आपका एटीट्यूड है, आपकी सेंसिटिविटी है, आपको बहुत बार ये रियलाइज़ होता है कि यू आर रियली ब्लेस्ड कि आप इस सर्विस में आए, जिस कारण से आपको ये सिचुएशंस, ये सब मौके देखने को मिल रहे हैं। और जब आप किसी की जेन्युइनली कई बार आपके एक छोटे से इंटरवेंशन से, कई बार आपके एक फ़ोन लगा देने से और किसी की बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाती है, या किसी की कई बार वो देखने में वो समस्या छोटी लगती है, पर उस व्यक्ति के लिए वो समस्या बहुत बड़ी है।
और उसके एवरीडे लाइफ को अफेक्ट कर रही है। जी। तो जब ऐसा आपके इंटरवेंशन से जब किसी की मदद होती है, किसी का न्याय होता है, तो फिर उस समय आपको फील होता है कि सही में यू आर वेरी लकी दैट यू आर सिटिंग ऑन दिस पोजीशन। वेरी और ट्रू सर। आपको मतलब ये मौका मिला, क्योंकि हर व्यक्ति को ये मौका भी नहीं मिल पाएगा, और हर किसी को ये मौका नहीं मिल पाता कि वो एक ऐसी पोजीशन पे बैठे और जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के साथ न्याय कर पाए। तो मैं अपने आप को इस मामले में आई फील रियली ब्लेस्ड कि मतलब आई बीन लकी कि मुझे ये सब पोजीशंस या फिर ये सर्विस में मैं आया, और मुझे ये सब चीज़ें देखने का ये अपॉर्चुनिटी, वो जो रिस्पेक्ट है जब आपका स्टाफ, आपके सबॉर्डिनेट्स, वो जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है जब आप उनको लीड करते हैं किसी एडवर्स सिचुएशन में, जब क्राइसिस सिचुएशन में आप किसी चीज़ को हैंडल करते हैं, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इस सर्विस में बहुत ही एक्सेप्शनल हैं। और मुझे लगता है कि मैं मतलब आई वुड अगेन से आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि आई गॉट सेलेक्टेड और मुझे ये सब करने का मौका मिला। आदित्य जी, अक्सर हम लक्ष्य जब हासिल कर लेते हैं तो कई बार हम इसी सफलता में डूब जाते हैं कि अब ये लक्ष्य हमें मिल गया, जिसको हम कहते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं और आपके कर्तव्य क्या है। तो जब आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करते हैं तो बात सिर्फ खुशी वहीं तक नहीं सिमट कर रह जानी चाहिए कि चलिए साहब मैं अब आ गया, अखिल भारतीय सेवा में आ गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी का एक प्रमुख ओहदेदार हो गया। हमारा सेंस ऑफ ड्यूटी जो है कि अब मुझे कैसे अपने को ड्यूटीफुल एक व्यक्ति के तौर पर पेश करना है, कितना मैं अपने कर्तव्य को लेकर सजग रहूं जिससे जो मुझे ये दायित्व मिला है मैं उसको सार्थक कर पाऊं। जी। देखिए, मेरा इसमें मानना है कि एक सेंस ऑफ सर्विस होता है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है, और जी। किसी भी ऑफिसर को हमेशा हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि मैं यदि इस पोस्ट पे पहुंचा हूं तो ये मेरे एंटाइटलमेंट्स हैं, मुझे ये मिलना चाहिए। वो सेंस हमें नेचुरली एक रहता है, परंतु उस एंटाइटलमेंट से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो हमारी जो सेंस ऑफ सर्विस है वो भी उसके साथ बैलेंस्ड होना चाहिए। यदि मैं इस पद पे बैठा हूँ, मुझे इस पद का पे बैठ के जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों की सर्विस करने की, मदद करने की, उससे मुझे चूकना नहीं है। ये मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए जब मैं उससे हट जाऊं कि मैं उस पद पे रह के ये कर सकता था और मैं ये नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि जब हमारा सेंस ऑफ सर्विस और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दोनों में अच्छा एक बैलेंस रहेगा, एक समन्वय रहेगा, तो हमारी लाइफ, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा जो वैल्यू सिस्टम ओवरऑल काम करने का, वो हमेशा बेहतर रहेगा और वो हमें बहुत आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा इस बातचीत के लिए, बड़ा अच्छा लगा, और आपके भावी जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अफसरनामा में इतना ही। अगली बार हम एक और अधिकारी को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।